आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 12वां भाग लेके आ रहे हैं, जो कि आपके बेहतरीन किताबों का निचोड़ होगा। यह आपके हाई लेवल एग्जाम के लिए बेहद फायदेमंद होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना, तो उसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होता है। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इस एप्लीकेशन पे जाके आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। देखिए, ये 12वां भाग है। इसके पहले वाले जो सारे पार्ट हैं आप एप्लीकेशन पे ही पा सकते हैं। वहां जाकर उन्हें देखने के बाद ही इसे देखिए। ये एक क्रम से है, तो आपका जो भी चैप्टर है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारा क्लियर होता जाएगा। बीच में से अगर आप एक पार्ट देखेंगे तो आपका उतना ही क्लियर होगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन क्या है। जैसे देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे संघीय व्यवस्था है। आपको तो ये लगता होगा कि ये एक पूरा देश है भारत, और भारत के अंदर जो स्टेट है, तो यहाँ पे एक पीएम मिल जाता है, यहाँ पे सीएम मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा पावर मिलती है ये पीएम को मिलता है। अब पीएम को इसलिए ज़्यादा पावर नहीं मिलता कि इनके अंडर में इतने स्टेट हैं, इसलिए मिलता है क्योंकि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है। ये जो संघीय सिस्टम है, हमने इसको कनाडा से लिया है। इसमें होता क्या है कि जिन चीज़ों के बारे में भी कानून नहीं बना है उनको हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। ये सारी अवशिष्ट शक्तियाँ हमेशा और हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, और ये सभी राज्यों का एक केंद्र होगा भारत। तो इसीलिए जो भारत है, यहाँ पे एक संघीय व्यवस्था लागू है। अगला है, एक कथन दिया गया है, एक कारण। और इस तरह के क्वेश्चन जब आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको बताना होता है कि आप बताइए कि इनमें से कौन कौन सही है, या फिर अगर दोनों सही हैं तो क्या कथन के बारे में कारण सही व्याख्या दे रहा है या फिर नहीं। कथन है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका जब चुनाव होता है तो आम पब्लिक उनको वोट नहीं देने जाती है। उनको वोट कौन देता है? सांसद, विधायक, लोकसभा, राज्यसभा, इस तरह के लोग उनको वोट देते हैं, यानी कि ये परोक्षतः निर्वाचित होते हैं। कारण क्या है? भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ में जोड़ा गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। भारत में गणतंत्र है, यहाँ पे संसदीय प्रणाली है, यानी कि दोनों सही है। अब आपको तीसरे में ये चेक करना होता है कि क्या कथन कारण के बारे में ही है या फिर कारण कथन के बारे में है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि संसद के लोग ही राष्ट्रपति को चुनते हैं। यानी कि ये दोनों जो कथन है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण देता है। इसी तरह अगला है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। सही बात है। लोकतंत्र, अगर राजनीतिक दल ही नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र कैसा? तब तो एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, वही रहेगा। जब राजनीतिक दल हैं तो उनके नेता हैं तो कई लोग चुन करके आते हैं। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। बिल्कुल सही है। जब भी कुछ होता है तो हमें ये लगता है कि यार ये जो राजनीतिक दल है ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये दोनों सही है। और आर ए का स्पष्टीकरण है, मतलब कि कई ज़्यादा दल होने के कारण कभी ये कभी वो आते रहते हैं, और वही हालत रहती है भारत की जनता की। अगला है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे संघवादिता तो है लेकिन व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत एक संघीय राज्य है। ये संघीय ढांचा वाला सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। ये 2 बार हम बता चुके हैं आपको इसी पार्ट में, तो ये आप जरूर याद रखिए। ये कौन सा कानून कहाँ से लिया गया है, जैसे कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, इनको आप जरूर जानिए, ये आपसे पूछे जाते हैं। अगला है कि भारत की संगठनात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना तथा राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो संगठनात्मक के बारे में बात की गई है, ये सही है। विविधताओं के समंजन में एक सशक्त, ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए इस पार्ट में आपको वैसे ही क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहे हैं। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत के
लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। सही बात है। यहाँ पे अगर आप धनी वर्ग को देखेंगे, जिनको हम वास्तव में धनी कहते हैं, तो उनकी संख्या केवल 5% है। बाकी तो 95% लोग धनी नहीं है, यानी कि निर्धन कह सकते हैं। दलित भी है, महिलाएं भी है। महिलाएं 50% के करीब करीब महिलाएं हैं, मान लीजिए 1-2% कम। तो सबसे बड़ा दावेदार यही लोग हैं। और भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों सत्य हैं और एक दूसरे का मान्य स्पष्टीकरण है। भारत का संविधान बड़ा होने के कारण क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत का संविधान बहुत बड़ा है, थोड़ा लचीला है, थोड़ा कठोर है। तो बड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल के लिए भी कानून बनाना पड़ता है और राज्य के लिए भी कानून बनाना पड़ता है। कई सारे ऐसे संविधान के रूल्स हैं जिनके बारे में क्लियर करने के लिए संविधान और बड़ा हो गया। यहाँ पे पूरे प्रशासकीय प्रावधान को विस्तार रूप से लिखा गया है। और जब ये भारत एक बड़ा देश है तो जाहिर सी बात है कि संविधान भी बड़ा होगा। भारतीय संविधान अर्ध संगठनात्मक है। अर्ध संगठनात्मक, ये बिल्कुल सही है। संगठनात्मक तो है, एक सेंटर तो है, लेकिन यही वाला सिस्टम पूरे स्टेट में भी लगता है। क्योंकि जैसे एक पीएम पूरे राज्यों के लिए हालचाल ले सकते हैं, उसी तरह एक सीएम अपने पूरे डिस्ट्रिक्टों का हालचाल ले सकते हैं। यानी कि आधा संगठनात्मक है। कहीं ना कहीं पीएम को भी पावर है, कहीं ना कहीं सीएम को भी पावर है। भारतीय संविधान न तो संगठनात्मक है और ना ही एकात्मक। तो अर्ध संगठनात्मक कहिए या फिर आधा संगठनात्मक कहिए, दोनों बात एक ही है, यानी कि दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? सहकारी मतलब कि आधा आधा, तो ये है जी ऑस्टिन। भारत अर्ध संगठनात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? ये है केसी वियर ने। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन कहा गया था केसी वियर के द्वारा। ये सारे लोग इतिहासकार हैं और इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि संविधान को संगठनात्मक के तंग ढांचे से नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? यह कथन है भीमराव अंबेडकर का, जो कि भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने कहा कि संविधान है, इसमें पूरा जो संगठनात्मक ढांचा है ये पूरे कठोरता से इसको लागू नहीं किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में क्या सही है? तो यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार होती है और यहाँ पे संघीय नीति भी काम करती है। गणतंत्रीय अवधारणा से क्या मतलब है? जैसे आप देखते हैं कि भारत एक गणतंत्र देश है, तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसा राज्य जहाँ पे जनता ही सर्वोच्च होगी, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में ही निहित होगी और एक ऐसी सरकार जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, इसी का मतलब है गणतंत्र। संवैधानिक सरकार कौन है? संवैधानिक सरकार वह है जो कि संविधान के तहत चलती है, संविधान के तहत सत्ता पे रूल करती है, ये होती है संवैधानिक सरकार। अब देखिए कुछ आसान क्वेश्चन, तो चलिए बताइए। भारत का राष्ट्रीय पशु ये है बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र लगा है ये किसका प्रतीक है? जैसे कि केसरिया है हमारे प्रगति का, नीला, इसके अलावा जो हरा है ये हमारे हरियाली का है। तो यहाँ पे जो चक्र लगा है ये है किसका? न्याय का। चलिए कमेंट करके बताइए चक्र का कलर कौन सा है? चक्र का कलर कौन सा है जिस चक्र में कुल मिला के 24 तिलियां शामिल होती हैं? आगे बढ़ते हैं तो संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल कहलाता है। मतलब कि राष्ट्रगान को हम कितने सेकंड में गाते हैं? 52 सेकंड में। क्या आप बता पाएंगे कि राष्ट्रगीत को हम कितने सेकंड में गाते हैं? राष्ट्रगीत को अगर आप बता पाएंगे तो जरूर बताइएगा। उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है और अगर आपको नहीं पता है तो पता होना ही चाहिए। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार कहाँ से मिलता है? देखिए जो अनुच्छेद 3 है भाग 1 का अनुच्छेद आर्टिकल 3, इसमें कहा गया है कि जब भी कोई नया राज्य बनाना होगा तो इसका पावर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। अब होता क्या है कि कई बार कई राज्यों को बांटना होता है, तो बांटने का अधिकार भी जब बांटेंगे तो नया राज्य बनेगा। हो सके नया राज्य ना बने, कुछ कुछ हिस्सा दूसरे में चला जाए, फिर भी एक एरिया इधर से उधर हो रही है, तो इसके लिए ये सारा पावर हमेशा और हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। हाँ, कहीं कहीं आप देखेंगे कि जैसे कि ये 2 राज्य हैं, एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है। जो बड़ा वाला राज्य है ये अपने कुछ हिस्से को इस छोटे वाले को देने के लिए इच्छुक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा कि अपने विधानसभा में एक बिल लानी पड़ेगी
कि हम इतना राज्य इनको दे रहे हैं, इसके बाद ये बिल जाएगी संसद में और जब संसद इसे अप्रूव कर देगा तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। या फिर एक और तरीका है कि इनके बिना अप्रूवल का संसद चाहे तो कानून बना करके इस हिस्से को इस राज्य को दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा जो पावर है ये मिलता है संसद को। नए राज्य के गठन कैरी आउट की शक्ति किसको है? तो ये संसद को है, केवल और केवल संसद को है। और राज्यों की सीमा का परिवर्तन करने की शक्ति किसको मिलती है? तो संसद को। जैसे कि अभी हमने बताया, पहले ये राज्य यहाँ तक था, बाद में जब ये यहाँ तक हो गया तो सीमा का परिवर्तन हुआ, तो ये पावर मिलता है संसद को। राज्य सरकारें थोड़ा सपोर्ट कर सकती हैं लेकिन उनको पूरा पावर नहीं है, कहने का ये मतलब है। अगला है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने के लिए कार्यपालिका शक्ति किसको मिलती है? वही क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया है। बस आप ये जानिए कि भाग 1 में आर्टिकल 3 में ये बात की गई है। नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही कथन क्या है? तो जाहिर सी बात है कि संसद नए राज्य को बना सकती है। और देखिए यहाँ पे एक पूरा स्टेटमेंट है कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक उसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया जाता जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर आपके जानने लायक बस इतना है कि संसद को ही इसका पावर है। भारत में एक नया राज्य बनाने का अधिकार किसको मिलता है? तो यह है संसद को। एक ही क्वेश्चन है, कई तरीके से, जितने तरीके से आपसे परीक्षा में पूछा गया है वो हम सबको यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है? संघ मतलब कि यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है, तो ये होता है प्रेसिडेंट। अब हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी कितने हैं, क्या बता पाएंगे? ऑप्शन है 7, 8, 9 और 6। कमेंट करके बताइएगा। ये हम बात करें 2020 की। तो बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि अगर आप इंग्लिश वाले हैं, मतलब कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो आप ऐप पे जाके उसे इंग्लिश में पढ़ पाएंगे। ये जो सारा चीज़ आप हिंदी में देख रहे हैं वो आप वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इसका PDF, इसके पहले वाले सबका PDF वहाँ पे पा सकते हैं। अनुच्छेद 240 के तहत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति कहाँ पे दी गई है, मतलब किस आर्टिकल में? देखिए होता क्या है कि 240 आर्टिकल है, इसके अनुसार जो भी केंद्र शासित राज्य हैं उनके लिए जो कानून बनाने का अधिकार है ये राष्ट्रपति को मिलता है। जैसे कि 240(1) में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए, 1 के ख में लक्षद्वीप के लिए, ग में दादर नागर हवेली और दमन दीव के लिए और अंग में पुदुचेरी के लिए। आपको ध्यान देना होगा कि 26 जनवरी 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को आपस में विलय कर दिया गया और अब केंद्र शासित प्रदेश यथा दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव घोषित किया गया है। तो ये आपकी जानकारी के लिए लेटेस्ट बता दिया गया। इसके अलावा 2019 में 31 अक्टूबर की बात करें तो 2 यूनियन टेरिटरी भी बनी थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये भी आप जानिए। भारत संघ नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत तो संघ है, अर्धसंघीय आप कह सकते हैं या फिर संघ तो कहिए ही। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा और नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। ये बिल्कुल सही है। संसद चाहे तो बिना राज्य से पूछे ये चेंजेस कर सकती है। नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध मतलब क्या क्या है? तो ये भाग 1 के आर्टिकल 3 में है और इसका पावर और केवल और केवल मिलता है संसद को। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। उस समय कितने राज्य थे? तो उस समय अगर 1956 की बात करें तो 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी। आज कितने हैं हमने आपसे पूछा है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारत में देखिए इस समय जब ये हम आर्टिकल आपको पढ़ा रहे हैं 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पे संघ क्षेत्र कौन कौन से हैं? यहाँ पे संघ क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, पुदुचेरी, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन और दीव। वह राज्य जिसकी राजधानी का नाम स्वतंत्र प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है, यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती प्रस्तावित है। देखिए होता क्या है कि आंध्र प्रदेश को सबसे पहले भाषा के आधार पर बनाया गया था। इसकी घोषणा 1993 में ही कर दी गई थी।
अगला है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब मिला। तो ये मिला था 69वें संविधान संशोधन में। मतलब क्या है कि जो दिल्ली होगा इसमें आप देखेंगे कि कुछ यूपी का भी एरिया आता है, कुछ हरियाणा का भी एरिया आता है। तो इन सबको एक एनसीआर घोषित किया गया, मतलब कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। सही कथन है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये भी सही है। दीव गल्फ ऑफ खंबात एक टापू है, सही है। भारत दमन और दीव को भारतीय संविधान में 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। सिक्किम को भारत में एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये मिला था 36वें में, और अगर ईयर की बात करें तो ये था 1975। भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम क्या है, मतलब कब कौन बना? सिक्किम बना था 75 में करीब, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, बाद में छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? तो यह आया था 2000 में, 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड आया था 9 नवंबर 2000 को, तो उत्तराखंड बाद में आता है। अगर इसके बाद उत्तराखंड को जोड़ना हो तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है, मतलब कि एक संघ है। राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले नागालैंड, बाद में हरियाणा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे देखिए राज्य है, उनके गठन का वर्ष है, जो कि यहाँ पे सही सही दिया गया है। परीक्षा में यही आपसे पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपको सम्मिलित करना होगा। आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना 1993 में, हरियाणा 66 में, हिमाचल प्रदेश 71 में और सिक्किम 75 में। उसी तरह नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, मेघालय 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम 16 मई 1975 को और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। तो ये रही आज की वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।